सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। इंतखाबात इल्तवा का शिकार होते हैं तो हालात सियासी और माशी बेयकीनी बढ़ाने का सबब बनेंगे। सियासी बेयकीनी ने पिछले चंद बरसों के दौरान हमने देखा कि मईशत पर जो सितम ढाए वो आप सब ने अपनी आंखों से देखे, और अगर हम नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ 3 माह में नहीं होती देख सकेंगे और हुकूमत और बाज़ जो इत्तेहादी पुरानी हल्का बंदियों को दुरुस्त या ठीक नहीं समझते तो कौम को इत्तेमाद में लेकर नए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान आखिर क्यों नहीं कर दिया जाता। कम से कम सियासी और जो मुआशी माहौल है और ये जो बेयकीनी शुकूक व शुबहात है उससे तो महफूज रहेगा। इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी की सोच क्या है ताखीर के मामले पर? क्या आपको हैरानी हुई जब वज़ीर आज़म साहब को आपने कहते हुए सुना कि इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह रहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम है उसके अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और मैक्सिमम ये था कि 90 डेज़ में अगर रेजोल्यूशन अर्लियर होती है तो विद इन 90 डेज़ इलेक्शन हो जाने चाहिए। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि नई सेंसस की बुनियाद पे होगा, तो ऑब्वियसली ये मामला कैबिनेट में जाएगा, इस पर कैबिनेट में डेलिब्रेशंस होंगी, फिर अल्टीमेटली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएगा, फिर उसने अगर अप्रूवल की तो फिर सब्सिक्वेंटली ये जो है उसका डिसीजन आएगा कि नए सेंसस पे हो या पुराने पे हो। लेकिन एक बात ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि सेंसस जो है सिर्फ इलेक्शनरिंग की हद तक महदूद नहीं है, इसके और इम्पैक्ट्स भी हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे, प्रोविंशियल शेयर जो है नेशनल फाइनेंस कमीशन में, जॉब्स कोटा है, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ मुंसलिक हैं। और फिर हम समझते हैं कि ये क्योंकि गवर्नमेंट मींस कैबिनेट, तो ये कैबिनेट में भी तो आलमन डिस्कस नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक अपना मौक़िफ़ है, तो ये इसको वो कैबिनेट में लेके आएंगे। वहाँ पे हमारी क़यादत मौजूद है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो वहाँ मौजूद है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उस पर हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। लेकिन प्रिंसिपली पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन को देखना है और उसका काम है वक्त पर इलेक्शन कराना, तो यानी ये कहकर जो हुकूमत है हम ये समझ सकते हैं कि वो बरीजुमा हो जाएगी कब इलेक्शन कमीशन जाने? देखें, 2 बातें हैं। अगर तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बिफोर डिस्ट्रिब्यूशनल असेंबली होती है तो ऑब्वियसली ऑनर्स फिर इलेक्शन करवाने का शिफ्ट हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। फिर क्या चीज़ प्रैक्टिकल होगी कि नहीं होगी नई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले से, नई डिलिमिटेशंस के हवाले से, फिर एक और इशू आएगा जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होंगी। और अच्छा। मुझे याद है कि 2018 में जो आर्टिकल 51 अमेंड हुआ था और प्रोविजनल जो सेंसस था 2017 का, उसकी बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ आई थी और फिर उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स शफल हुई थी। पंजाब की सीट्स रिड्यूस हुई थी और बलूचिस्तान की सीट्स बढ़ी थी। तो अगर ऐसी सिचुएशन अराइज़ करती है अब, तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट तो मौजूद नहीं होगी। अगर पार्लियामेंट मौजूद नहीं होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होगा? तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी एग्जामिन्ड एंड डिस्कस्ड। तो सो के पॉलिटिकल क़यादत इस किस्म का कोई सोल्यूशन ज़रूर ढूंढेंगे। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, क्या ये बात सही है, दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून और JUI फौरी इलेक्शन का इनेकाद नहीं चाहती हैं? अच्छा, JUI के पास तो हालात को लेकर कह लें कि कुछ जवाज़ भी है, नून लीग के पास क्या जवाज़ है? इसका रिस्पॉन्स तो वही खुद देंगे ना। ये क्वेश्चन तो रिलेट JUIF को करता है और वो PMLN को करता है, मुझे तो नहीं करता। तो चलिए, आप इतने सीनियर हैं, आप वो क्यों डिले चाहते हैं? जी, पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि हम इलेक्शन गिवन टाइम फ्रेम में हमें करवाने होने चाहिए। चले, ये सवाल फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से पूछे, तो क्या वजह कि सिर्फ पीपल्स पार्टी इलेक्शन वक्त पर कराने पर बाजिद है, दीगर इत्तेहादी जमातें नहीं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी पे बिलीव करती है और सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है।
और कॉन्स्टिट्यूशन को अप होल्ड करने के लिए पीपल्स पार्टी की बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं। और देख लें कि इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के लिए कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा तक और मोहतरमा से लेकर आसिफ ज़रदारी साहब और हमारे कारकुनों की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं, जेलें हैं, कैदे हैं, कोड़े हैं, फांसियाँ हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम का तसलसल कायम रहे, और तसलसल काम तभी रहता है कि आइन की मौजूदगी में सारे काम हों। इसलिए पीपल्स पार्टी तो बिलीव करती है कि इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त पे होने चाहिए। बाकी रहा दीगर जमातों का मौक़िफ़, वो मेरा ख्याल है उनसे सवाल किया जाए कि उनको क्या एप्रीहेंशंस हैं, कि उसका जवाब वो दे सकती हैं, JUIF हो या PMLN हो या दीगर पार्टीज़ हों। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम कोलिशन में बैठे हैं, हम अलायंस में आज, और ये सारे इश्यूज़ कैबिनेट में डिस्कस होने चाहिए। और डिसीजन वो जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट, ऑल अलोन मिनिस्टर कांट डू एनीथिंग, ऑल अलोन प्राइम मिनिस्टर कांट डू एनीथिंग। तो गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट, तो कैबिनेट में जब भी जाएगा सेंसस वाला इशू, ऑब्वियसली वो एग्जामिन होगा, तो फिर उस पर डिसीजन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, ये खिलाफ आइन तो अब कोई मायने नहीं रखता है। पंजाब और KPK की जो निगरान हुकूमतें मुद्दत गुजरने के बावजूद हम देख रहे हैं आराम से बैठी हुई हैं, तो क्या यही सोच है कि अगर विफाक में भी निगरान हुकूमत एक्सटेंड हो जाती, लंबा अरसा बैठ जाती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल है। वैसे बात यह है कि ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट तो अगर रेजोल्यूशन 10 को करते हैं तो 10 के बाद तो फिर केयर टेकर आ जाएंगे, और केयर टेकर और इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्शन कंडक्ट करवाना इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और केयर टेकर उनको फैसिलिटेट करेंगे, असिस्ट करेंगे। जो पंजाब और KPK की सूरत हाल है, वो इशू क्रॉप अप हुआ ऑन रॉन्ग एडवाइस, अंडर कॉर्शन दोनों असम्बलियाँ तोड़ी गई। इमरान खान के जबर और ज़ोर पे उसके चीफ मिनिस्टर तो नहीं चाह रहे थे, अब परवेज़ इलाही तो उससे पहले भी यही कह रहे थे, उसके बाद भी यही कह रहे थे। और फिर एक ऐसा जजमेंट आया जिससे कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी, जिसमें जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ, उस नो कॉन्फिडेंस में आप देख लें कि जो डिसेंटिंग वॉइस थी उनकी वोट भी काउंट नहीं हुए, उनको डी सीट भी कर दिया गया। दैट वाज री राइटिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंट्रोवर्सी तो वहाँ से स्टार्ट होगी। अच्छा, और फिर कंट्रोवर्सी अच्छा बुखारी साहब, ये मर्दमशुमारी के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं। क्या वाकई MKM का दबाव है, यानी MKM का दबाव इतना महसूस किया जा सकता है, या फिर महज ये तावील के तौर पर एक्सटेंड हो जाए, टाइम और मिल जाए, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है? MQM की तो जो कंसर्न्स और रिजर्वेशंस थे बहुत पहले से थे, और अभी कैटेगोरिकली उन्होंने कहा जी जब तक हमें 3 करोड़ काउंट नहीं करेंगे तब तक तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये सेंसस जाता भी है तो ये कंट्रोवर्शियल होगा। इवन पीपल्स पार्टी की जो प्रोविंशियल चैप्टर है हमारा सिंध का, उनकी अपनी रिजर्वेशंस थी इस सेंसस के बारे में, और क्योंकि अगर एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएगा तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन है, वो इशू अपना ज़रूर डिस्कस करेंगे, रेज़ भी करेंगे। लेकिन इसको भी फिर अभी गवर्नमेंट को, देखो जो सेंसस है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उस अदारे को अपना कंडक्ट उसका देखना पड़ेगा, उसको उसकी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिक्वायरमेंट्स है सेंसस की वो पूरी करनी पड़ेगी। और अभी तक सो फार अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसको अप्रूव नहीं करती तो फिर पुराने सेंसस पे इलेक्शन होगा। अगर अप्रूव कर देती है तो आर्टिकल 51 कहता है कि जो लेटेस्ट ऑफिशियली पब्लिश सेंसस है डिलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी बुनियाद पर। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं विल नीड टू बी एड्रेस्ड एट गवर्नमेंट लेवल, ECP लेवल और सेंसस कमिश्नर। अच्छा नैयर साहब, ये भी बातें हो रही हैं कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद हालात देखे जाएंगे, अगर काबू में रहे तो इत्तेहादी जमातें इलेक्शन कराने पर शायद राजी हो जाएं, वरना नहीं होंगी। इस बात में कितनी सदाकत है? ये जो बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं, इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। नहीं देखो, वो जो PTI के चेयरमैन है ना, वो उन्होंने ऐसे ऐसे इक़दाम उठाए और ऐसे इक़दाम उठाए जिनकी वजह से वो उनको
उनको इस ज़ुमरे में आगे के उन्होंने कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस कमिट किए हैं, तो वो अभी तो पहले अपने ऑफेंसेस को फेस करें जो इन प्रोसेस है। वो राइट फ्रॉम बिगनिंग जब से वो फॉरेन फंडिंग केस शुरू हुआ तो वो अदालतों के स्टे और फ्रिवलेस एप्लीकेशंस के पीछे छुपते रहे, और अभी भी ये केसेस फेस नहीं कर रहे हैं। अगर उनके दिल में सच है कि वो इनोसेंट है, वो समझते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, तो इस्टेब्लिश करें, फेस करें ट्रायल को। वो टेक्निकलिटीज़ पे क्यों गुम होते हैं? आप जितनी पिटिशंस उन्होंने फाइल की हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट से, वो आपके सामने एक रिकॉर्ड है। और फिर जो उसको मैं समझता हूँ उसको ये ज़रूर एडवांटेज रहा कि जो ही वो पिटिशन फाइल करते हैं उसी वक्त उसको नंबर भी लग जाता है, एंटरटेन भी हो जाती हैं। बाकी कॉमन आदमी की तो कई दिन पिटिशन लगती नहीं है, तो वो उनको समझे कि वो ब्लू आइड भी नज़र आता है किसी न किसी का, तो उनको तो रिलीफ भी मिलती रही है और उनके मैटर्स टेक अप भी बहुत जल्दी होता है। अच्छा बुखारी साहब, एक अहम चीज़ ये जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी से, जिस उजलत से कह लें असम्बली जाते जाते बिल पास कर रही है, अक्सर पढ़ने वालों को भी नहीं पता कि बिल में है क्या। अब कल रज़ा रमानी साहब ने बड़ा सख्त एहतजाज किया, तो क्या ये कोई अच्छी मिसाल कायम हो रही है? देखिए, ये पार्लियामेंट का एक अपना प्रोसीजर है, दोनों हाउसेस के अपने रूल्स भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की मौजूदगी भी है कि लेजिस्लेशन कैसे होती है, और वो रूल्स अडॉप्ट होने चाहिए। मैं एज अ फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन भी यही समझता हूँ कि वी शुड फॉलो द रूल्स। रज़ा रबानी ने अगर बात रूल्स की तो ठीक बात की कि रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जल्दबाजी में कानून साजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बातें मैं समझता हूँ कि ये रज़ा रबानी साहब ने जो इशू रेज़ किया, इससे बेहतर था कि जो मूवर्स था मिनिस्टर, जिसकी मिनिस्ट्री का ये बिल था, वो उनको चाहिए था कि वो अपने कोलिशन पार्टनर्स को ऑन बोर्ड लेते। मुझे ये भी इल्म है कि जब मैं लीडर ऑफ हाउस था, जब कोई लेजिस्लेशन करनी पड़ती थी, तो हमारे साथ भी कोलिशन पार्टनर्स थे, अलायंस में थे हम, तो उससे पहले लीडर ऑफ हाउस पार्लियामेंट्री जो लीडर्स थे उनकी मीटिंग बुलाते थे, उन पे इश्यूज़ को डिस्कस करते थे। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा मुनासिब था। अगर लीडर ऑफ हाउस इसहाक डार हैं उधर सेनेट में, तो उनको चाहिए था कि इस पे वो मीटिंग बुलाते और ऑन बोर्ड लेते उन मेंबर्स को भी कि जो दीगर जमातों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये कोताही तो फिर उस वज़ीर की जानिब से तो है कि जिसकी मिनिस्ट्री का ये बिल था और उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया, बाकी जो उनके पार्टनर्स हैं, जो बाकी उनके जो अलायंस में बैठे हैं, उनको ऑन बोर्ड नहीं दिया, तो उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। लेकिन एट द सेम टाइम रूल्स भी फॉलो होने चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, ये आप जिस आवाम से वोट लेने जाएंगे वो महंगाई में दबी हुई है, वो नहीं जानते कि IMF के कहने पर तेल महंगा करना है, किसके मुफाद में है, इसी तरह कीमतें बढ़ती रहीं तो फिर वोट कौन देगा? देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। महंगाई का जो जन है ना, ये बोतल से निकल चुका है और इससे आवाम बहुत परेशान है। लेकिन आवाम ये भी समझते हैं कि वो ज़रूर कंपैरिजन करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ की परफॉर्मेंस से और फ्यूचर कमिटमेंट्स से, कि कौन सी जमात जो है वो कमिटमेंट करती है तो ऑनर करती है, और कौन सी जमात ऐसी है जो कमिटमेंट करती है और झूठ बोलती है और फिर ऑनर नहीं करती। वो बिल्कुल ये देखेंगे कि 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, 50 लाख घर किधर गए। वो ज़रूर ये देखेंगे कि IMF के जाने से बेहतर होगा कि मैं खुदकशी कर लूँगा। तो पास परफॉर्मेंस पार्टीज़ की, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस भी लोग देखेंगे कि अपने मैनिफेस्टोस को किस हद तक उन्होंने अमल दरामद किया, नून ने कितना किया। तो इसलिए लोग अब समझते हैं, क्योंकि हम इलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। ठीक है जी। नय्यर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने, बहुत शुक्रिया अफनान साहब ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर तजियाकर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अफनान साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। अभी मैं नय्यर बुखारी साहब से भी यही बात करी थी कि अब जब इलेक्शन करीब होते हैं तो अमूमन ये समझा जाता है, बल्कि अवाम अक्सर इस बात पर, सियासतदानों पर तनकीद भी करती है कि जी अब चूँकि इंतखाबात करीब आ गए हैं तो अब आप लोगों ने हमें रिलीफ देना शुरू कर दिया, क्योंकि आप हमारा दिल जीतना चाहते हैं, वोट चाहिए आप लोगों को। लेकिन अब देखेंगे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल महंगा कर दिया गया, जिससे सीधा सीधा एक तासुर गया कि इंतखाबात करवाने का भी कोई मूड नहीं है। और पहले से ऐसी बातें हो रही हैं कि जी 90 दिन से आगे चला जाएगा, नई हल्का बंदी का मामला भी सामने आ रहा है। तो कितना आगे फिर ये चला जाएगा, ये जो इंतखाबात हैं ये?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि इंतखाबात जो है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं कराने। इंतखाबात जो है वो इलेक्शन कमीशन कराएगा और साथ केयर टेकर गवर्नमेंट जो होगी वो कराएगी। तो ये सवाल बनता उन्हीं से जी, ही और है, आप ये लोग तो फिर हमसे बड़ी बनता नहीं। जमाओगे ना, ये तो कॉन्फिडेंस की वजह आपने कहना इलेक्शन कमीशन को पूछें। नहीं तो काम ही जब उनका है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काम ही नहीं है इलेक्शन कराना, तो आप उनसे तो उसका सवाल पूछ भी नहीं सकते ना। जिसके पास इख्तियार है उसी की अकाउंटेबिलिटी होगी ना। हमने तो नहीं ना बैलेट पेपर प्रिंट कराने, ना मैनेज करना है, ना जो है वो स्टाफ को लेना है, ना आईटी सिस्टम को लगाना है। जिन्होंने करना है आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा आज़ादी तौर पर ख्याल ये है कि पाकिस्तान का आइन जो है वो 90 दिन से आगे जाने की इजाज़त देता नहीं है। और वो 90 दिन जो है वो 8 या 10 नवंबर को बनते हैं। तो उससे आगे जाना जो है वो मेरे उसके अंदर दानिश के अंदर बहुत मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड तक या नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। अब्दुल्ला साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ। आपको लगता है अफनान साहब जो फरमा रहे हैं कि अक्टूबर के एंड तक नवंबर के शुरू तक इलेक्शन हो जाएंगे, यानी 90 दिन के अंदर अंदर आप फिर इंतखाबात देखते हैं? और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बात अभी की हाल ही में वो भी आपके सामने है, ये जो नई हल्का बंदियों का मामला होगा तो फिर तो ये आगे जाएगा 90 दिन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। वो सही कह रहे हैं, अक्टूबर और नवंबर की बात, साल तो नहीं बताया ना उन्होंने। जब साल बताएंगे फिर देखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो अभी नैयर साहब बात कर रहे थे, यानी 2024 हो सकता है आपके मुताबिक? हो सकता है 25 भी हो जाए, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। बात यह है कि ये सब शूट करता है। लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, जो नीचे लीडरशिप है उनको तो बताया ही नहीं जाता कुछ। हमें भी मालूम है, आप भी बहुत अच्छा जानती हैं। तो जो ऊपर लीडरशिप है उनको तो पता है ना कि ग्राउंड की रियलिटीज क्या है। ग्राउंड के ऊपर अब आप देखिए ना कि ये 20-25 दिनों के अंदर कोई मेरे ख्याल में 54 अरब रुपए दे दिए गए हैं। तो मुझे फिजा बीबी ये बता दीजिए कि 54 अरब रुपए अगर उसका फर्ज करें अफनान साहब भी हैं, उनके हल्के में हम 1 अरब रुपया दे देते हैं, तो क्या वो कोई सड़क तामीर कर पाएंगे बारिशों के महीने में, या फिर कोई जो है वो वहाँ नाली और गली और पानी का कोई ट्यूबवेल, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई जो है वो अस्पताल, कोई डिस्पेंसरी बना पाएंगे? तो फिर ये पैसे कहाँ गए हैं? और ये तो वैसे भी एक वायलेशन है। 15% से ज्यादा तो एलोकेशन हो ही नहीं सकती। तो ये 20-25 दिन के अंदर ये इतने पैसे देना, बहरहाल ये एक अलग बात है। मैं यहाँ किसी को एम्बेरस नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं एक सवाल उठा रहा हूँ बुनियादी तौर पे, और बहुत दर्द दिल से उठा रहा हूँ। दूसरी बात यह है, नैयर साहब ने जो बात कही वो मेरे ख्याल में कि जी अवाम पूछेगी, अवाम पूछेगी। अवाम तो ये भी पूछती थी कि जी ईंट से ईंट बजाने वालों की भी बात करती थी। अवाम तो फिर ये भी पूछेगी कि जी वो पेट फाड़ के जो है हम लोगों के पैसे लाएंगे। जहां अगर वो पूछेंगे कि 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई और जो घर थे 50 लाख वो किधर गए। लेकिन रियलिटी ये है कि इस टाइम पे हकीकत यह है कि जब 1122 का जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया पंजाब में, वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन क्या उसकी बुनियाद के ऊपर उनको वोट मिले? तो वोट तो उनको नहीं मिले। तो यहाँ परफॉर्मेंस के ऊपर यहाँ अब्दुल सत्तार ईदी को लोग अपने झुमके उतार के औरतें दे देती हैं, लेकिन वोट किसी और को देती हैं। ये बड़ा मसला है। वहां भी सिंध में कहा जाता है कि जान अगर पगाड़ो मांग ले तो पगाड़ो को जान दे देंगे, लेकिन वोट जो है हम उसको नहीं देंगे। ये बड़ी एक हार्ड रियलिटी है। इसलिए हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या है। मैं सिर्फ आखिरी बात करके, देखिए इसके अंदर हमारे मसाइल जो हैं वो हैं कौमी नौयत के। इस टाइम पे जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, वो तमाम इंडिकेटर्स जो कि वज़ीर आज़म साहब ने बात की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना, ये जो आपने मैयर्स लिए हैं, ये आप क्या इलेक्शन मोड में जाना चाह रहे हैं? तो ये तो इलेक्शन मोड की बातें नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि लीडरशिप को पता है कि हमने प्रोलॉन्ग सिस्टम में लाना है, जिस दौरान में हमें 1-2 साल मिल जाएं और फिर हम अपनी प्रोग्रेस को जो है, और फिर वो एक जो फेज है 9 मई के बाद वाला, वो जरा फिजल आउट हो जाए और उसके बाद फिर चीजें चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ निजाम पिट गया है। मसला ये है, आम आदमी को सहूलत नहीं मिल रही। आम आदमी को आप जाके देखें, अभी ये बच्ची के ऊपर तशद्दुद का वाकया देख लें, आप देख लें कि किस तरह से निजाम की जो कमजोरियां हैं वो अयां होके आ गई हैं, धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। आपके सिक्योरिटी मसाइल है, आपको ये नहीं ख्याल आ रहा कि 400 से ज्यादा अफसर और जवान आपके सिर्फ इस साल में शहीद हो चुके हैं। जो पुलिस है वो इसके अलावा है। इस बात पर है कि जाती जाती हुकूमत भी अब्दुल्ला साहब, जाती जाती हुकूमत भी उजलत में
बिल पास किए चली जा रही है। बहुत से सवालात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब्दुल्ला गुल साहब और अफनानुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अफनान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो जाते जाते जिस रफ्तार से, तेज़ी से, उजलत में ये असम्बली में जो बिल पास हुए चले जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? यानी जो अक्सर पढ़ने वाले हैं उनको भी नहीं पता होता कि ये बिल में है क्या। ये अभी मैं नैयर बुखारी साहब से भी पूछ रही थी कि रज़ा रब्बानी साहब ने जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, ये क्या जल्दी है इतने बिल पास करने की? क्यों किया जा रहा है ये सब? पूरी को अच्छी रिवायत है जो कायम की जा रही है। देखिए, ये ज़ाहिर है मैं तो इसके हक में नहीं हूँ और ये कोई बहुत अच्छी रिवायत भी नहीं है कि आप ज़्यादा बिल जो है वो टूवर्ड्स दी एंड लेके आएँ। मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है ये सवाल बनता तो लॉ मिनिस्टर से ही है कि क्या वजह है कि बिल पहले नहीं आए और पढ़े, और वही आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्यों मामला ऐसे चलाया जा रहा है। जहाँ तक बात रहेगी इसकी परफॉर्मेंस की, तो ये मेरे भाई भी कह रहे थे कि पाकिस्तान में लोग परफॉर्मेंस पे वोट नहीं देते। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन ये भी है कि मिसाल के तौर पे जो जितने पीटीआई के सपोर्टर हैं वो कोई परफॉर्मेंस पे तो वोट नहीं देते ना। वो तो ये देखते हैं कि जी जो है वो छलांगे कौन ज़्यादा मार रहा है, गालियाँ कौन ज़्यादा बड़ी दे रहा है, बढ़के कौन बड़ी बड़ी मार रहा है। अगर 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ कोई मसला नहीं है, तो इसका मतलब इस मुल्क के अंदर बुनियादी तौर पे जो बड़ी बड़ी छलांगे मार के बढ़के मार के वोट मांगेगा वो उसको वोट मिलना चाहिए। क्योंकि पीटीआई के 4 साल तो कोई काम नहीं हुआ और ना उनका कोई मूड सा काम करने का और ना उनका कोई विजन है काम करने का। उसके बावजूद भी अगर लोग टीवी पे बैठ के उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी अक्ल के ऊपर बंदा मातम ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अब जहाँ तक बात है अगले इलेक्शन की, मैंने पहले भी बात वाज़ेह तौर पे बताई है कि ये काम लीडरशिप का नहीं है, ये काम ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन का है और जो केयर टेकर सेटअप है उनका है। आप उनसे एक रेलेवेंट सवाल बनता है, वो जब एक दफ़ा आ जाएंगे तो उसके बाद ये कौन सपोर्ट कर रहा है उनको टीवी पे बैठ के? अफनान साहब, 1988 के बाद से आज तक जितने भी केयर टेकर सेटअप आए हैं किसी ने भी प्रोलॉन्ग नहीं किया, इलेक्शन करा के चले गए। तो मुझे यकीन है ये लोग भी इलेक्शन करा देंगे और जो है वो टाइम पे। अच्छा अफनान साहब, अभी आपने एक तनकीद की एक पार्टी पर, मैं आपने कहा उनको लोग फिर भी टीवी पे बैठ के सपोर्ट करते हैं। कौन सपोर्ट कर रहा है उनको टीवी पे बैठ के? टीवी पे बैठने वालों का काम किसी को सपोर्ट करना, किसी खास बंदे को सपोर्ट करना बनता ही नहीं। वो तो हकायक बयान करते हैं टीवी पे बैठने वाले लोग। नहीं, ये 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, वो किधर गई? हाँ, तो पूछते हैं टीवी पे बैठने वाले के कहाँ थी, नहीं दे सके। हाँ, 4 साल कौन से प्रोजेक्ट किए पीटीआई ने, ये बताए ना, इसका जवाब दे ना। अवाम की फलाह के लिए क्या काम किए? वो तो कोई पीटीआई वाला बैठा हो तो उससे पूछेंगे ना। ये तो अब्दुल्ला गुल साहब है, तज्जिया कार है, वो कैसे बताएंगे? हाँ, ये बैठे हुए हैं जो आपके एनालिस्ट, इनसे पूछे, ये बताएंगे आपको। इन्हीं को वो एनालिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो तज्जिया कार हैं। जी अब्दुल्ला साहब, चले बहरहाल वो सवाल इस तरह का पूछ रहे, फिर भी मैं आपकी तरफ उनका सवाल ले आती हूँ, आपको कमेंट करना चाहे तो। जी जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जी। देखें फिजा साहब, बात यह है कि ज़ाहिर है ऐसी बात नहीं है। अगर खुद अफनान साहब ने बहुत अच्छी बात कह दी, उन्होंने कहा कि फिर लोगों का अल्लाह ही हाफिज, जो अगर ये ना पूछें कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर किधर गए और ये टोटल यू टर्न और झूठ की पॉलिसी, बिल्कुल मैं इत्तेफाक के राय रखता हूँ यहाँ तक। लेकिन इसका मतलब तो यह है कि सिस्टम फेल हो गया है, और अगर ये सिस्टम फेल हो गया है और लोग बावजूद बुराई को बुराई नहीं जान पा रहे, फिर तो बहुत ही खतरनाक है। इसका मतलब है कि कल को अगर आप मोदी को ले आएंगे यहाँ, तो पता चले वो भी इलेक्शन जो है वो उसमें खड़ा हो जाएगा और शायद उसमें उसको वोट मिलना शुरू हो जाए, खुदा ना खास्ता। तो मतलब ये तो बड़ी खतरनाक बात है। इसका मतलब है कि द फेलियर ऑफ द सिस्टम इज एविडेंट। अब दूसरी बात यह है कि इलेक्शन जो माजी के अंदर जो मिसाल दी गई अभी, वो ये थी कि जी माजी में भी लोग आए और उन्होंने, किसी ने 3 महीने 1 दिन और किसी ने 3 महीने से कम और किसी ने कोई 4 माह, लेकिन इलेक्शन हो गए। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं थी। पहली बात है कि पहले 2 ताकतें काम कर रही थी, एक राइट विंग और एक लेफ्ट विंग। जब पीडीएम की जमात बनी और इत्तेहाद बना तो उसके अंदर राइट और लेफ्ट ने गले लग गए एक दूसरे के साथ, यानी कि महमूद खान अचकज़ई का, इस्फंदियार वली का, पीपल्स पार्टी का नजरिया जो है वो एक हो गया मुस्लिम लीग के साथ। तो राइट विंग जो मुस्लिम लीग थी वो कहाँ गई, जो कि बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कन थी।
आज वो राइट विंग मिसिंग है, इसलिए राइट विंग तो हो गया खत्म। दूसरी तरफ जो है वो एक ऐसी जमात उठ के आई जिसका अभी जिक्र किया गया कि बिल्कुल ही एक अजीब तूफान बदतमीजी और वो सारा कुछ और तमाम यू टर्न और झूठ बुनियाद और कोई काम ऐसा परफॉर्मेंस नहीं। कश्मीर का सौदा सबसे बड़ी बात है उसमें, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग अगर वहां जा रहे हैं तो ये तो सिस्टम फेल हो गया। हमें तो एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, और अगर नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है तो उसकी सूरत के अंदर हमें एक प्रोलॉन्ग जब तक के एक हुकूमत नहीं आती जिसके लिए ये बिल पास हो रहे हैं। अगर लॉ मिनिस्टर किसका है, लॉ मिनिस्टर क्या डॉक्टर फिजा का है या अब्दुल्ला गुल का है? लॉ मिनिस्टर जो है वो तो इनकी जमात का है, और अगर इनको नहीं मालूम, क्योंकि टीवी पे जाहिर है जमात की मर्जी से आप रिप्रेजेंटेशन करने आते हैं, और अगर इनको नहीं मालूम कि लॉ मिनिस्टर को ये ऐसा करना क्यों था जबकि खुद ये इत्तेफाक राय नहीं रखते, तो फिर तो बड़ी हैरान कुन बात है। इसका मतलब है देयर इज नो कोहेरेंस एंड देयर इज नो collectivity between the people who are representing PMLN and PDM on television। तो ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन जहां तक बात ये है ये सारी चीजें, यहाँ पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान बड़ी तकलीफ में है, पाकिस्तान मुश्किल के अंदर है। आपके पास कोई, आप अपने जो जमातें आए, मेरी ये इस्तदा होगी बोल्ड टेलीविजन के जरिए, आपके प्रोग्राम के जरिए। देखें, मैं ये कहूँगा कि आप भी डॉक्टर साहिबा, आप बहुत एक ऐसी सहाफ़ी हैं जो दुनिया में सुनी जाती हैं और लोगों में आपका बड़ा एक पज़ीराई है। मैं गुजारिश करूँगा कि आइंदा आप सवाल पूछें कि आपकी खारजा पॉलिसी क्या होगी, आपकी जो है वो मुआशी पॉलिसी क्या होगी, उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या होगी, आप बताएं। ये नहीं है कि हम 200 बिलियन लाएंगे और मुंह पे मारेंगे, ये वाली बातें नहीं। ये मैं आ गया हूं तो अब डॉलर जो है वो 200 से नीचे आ जाएगा, वो भी बातें हमने नहीं कबूल करनी। हमने ये देखना है कि आपकी खारजा, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी, आपकी इंटरनल पॉलिसी, आपकी ज़राई पॉलिसी, आपकी फलाना पॉलिसी, आपकी पोर्ट एंड शिपिंग, आपकी अफगान, आपकी कश्मीर पॉलिसी। आज की बात मैं आपको सिर्फ बता दूं, वजीर आजम साहब ने कल जो तकरीर की और उसके अंदर एक नाम लिए बगैर हमारे जो एक दुश्मन मुल्क भारत है उसको मुज़ाकरात की दावत दी, जबकि आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 के बाद हमारी ये एक रियासती पॉलिसी थी कि हम जो है 370 जब तक के वो वापस नहीं लेंगे, 35 से जब तक वह वापस नहीं लेंगे तब तक हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये फिर बात कहाँ से आई, ये क्यों आई, इसका अहाता होना जरूरी है। ये हैं वो बातें जिसको हमें समझना चाहिए और आवाम के सामने रखना चाहिए जब हम जाएं तो सीरियस होकर जाती हूं मैं बात। जी ठीक है अफनान साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, अब्दुल्ला साहब ने बहुत से सवाल आपसे खुद ही पूछ लिए। देखिए बात ये है कि फेलियर ऑफ द सिस्टम जो ये कह रहे हैं कि एविडेंट है, ये बात दुरुस्त है कि फेलियर जो हाइब्रिड सिस्टम है उसका एविडेंट है। जैसे इस मुल्क के अंदर अमरीतें नाकाम हो गई, उन्होंने इस मुल्क को तोड़ दिया, इस मुल्क की धज्जियां बखेर दी, तो उसी तरह क्या कहते हैं ये हाइब्रिड सिस्टम भी फेल हो गया। डेमोक्रेटिक सिस्टम का कोई फेलियर है ही नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम तो इस मुल्क में चलने दिया ही नहीं जाता ना। जब थोड़ा बहुत जमहूरियत चलती है, मुल्क तरक्की करता है, तो उसको आके क्या कहते हैं कहीं हाइब्रिड रिजीम आ जाती है, यहाँ पे मार्शल लॉ आ जाता है, उसके बाद वो तबाह बर्बाद करके जाके छोड़ के जाते हैं, वो दोबारा ठीक करने लगते हैं, फिर दोबारा वो वही वाला सिलसिला। हम तो इन्हीं चक्रों में फंस गए हैं ना। हमें तो क्योंकि ये जो है ये कुछ लोग समझते हैं कि कुछ लोगों को खुशफहमी है कि उन्हें पता है कि क्या करना है, जिनकी तारीख बहुत ख़राब है बिलखुसूस, वो ये समझते हैं उन्हें पता है क्या करना है। तो वो जो है, और फिर इन्होंने कहा कि जी वो जो है वो पार्टी जो है उसके अंदर कोहेरेंस नहीं है। इन्हें अगर पॉलिटिकल पार्टी का अगर आपको पता हो, पॉलिटिकल पार्टियां कोई रेजिमेंट नहीं होती, ये कोई वो नहीं है कि ऊपर से नीचे सारी एक रेजिमेंट बनी हुई है, वो सर 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 किए जाएंगे ऊपर से नीचे, इस तरह नहीं होता। हर बंदे की अपनी सोच होती है, और आपने अपने कॉन्शियस के मुताबिक और जो आपने ओथ ली हुई है उसके मुताबिक आपने चलना होता है। और पार्टी की लाइन बिल्कुल क्या कहते हैं आपने करनी होती है, लेकिन आपने बाकी चीज़ें भी देखनी होती है। फिर इन्होंने कहा कि जी क्या प्लान है। ठीक है जी, चलें हमने भी बाकी चीज़ें देखनी होती हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अफनान हमीद गुल साहब। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा।
वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत अगले चंद रोज़ में ख़त्म होने जा रही, मगर इसके बावजूद इलेक्शन की फ़ज़ा बनती दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा, अगर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हुए तो ये 3 माह में होना नामुमकिन हो जाएंगे। और तज्ज़ियाकारों का ख्याल ये है कि हल्का बंदियों में 8 से 9 महीने भी लग सकते हैं। वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद एक सवालिया निशान बन चुका है, लेकिन सियासी उफ़क़ पर एक अजीब सी खामोशी, और अगर मैं इत्मीनान भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। क्या इत्तेहादी जमातों को ये फौरी इंतखाबात उनके मुफाद में नहीं है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो कोई भी पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार दिखाई नहीं देती है, तो आपकी तो नई पार्टी है, कुछ तैयारी की भी है या नहीं? देखिए, इलेक्शन के अंदर उतरना और उस पूरे इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना, वो तमाम सियासी जमातें जो सियासी मंजरनामे पे हैं उनका एक अपना अपना लाए अमल, हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम के साथ जुड़ा एक प्लान ऑफ एक्शन है। इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी चूँकि एक नई पार्टी है तो इस पार्टी को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और इसी जज्बे के तहत हम दिन रात जो है वो अपना तंजीमी ढांचा और हल्का वाइज जो इलेक्टेबल्स हैं उनको फोकस कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि इंतखाबात जब भी हों, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भरपूर क़ुव्वत से, सियासी ताकत से हर हल्के के अंदर अपने इंतखाबी निशान के साथ उस पूरे इंतखाबी अमल में एक हरावल दस्ते का किरदार अदा करती नज़र आए। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एक ऐसी क़यादत चाहिए जो इस पूरे सियासी अमल के साथ फ़हम फ़रासत रखती हो और उसको निचली सतह की पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी जो नेटवर्किंग होती है उसका तजर्बा हो। तो लकीली हमारी टीम में वो सारे हमारे आजमूदा सियासी अखाड़े के वो नामवर खिलाड़ी हैं कि जो सियासत के दाव पेच से आगाह हैं और जो इंतखाबी अमल के अंदर जो सपोर्ट है किसी भी सियासत के दाव पेच की आपने बात की। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन महंगाई में दबी हुई, पेट्रोल बिजली के झटकों में फंसे हुए अवाम के पास क्या बयानियाँ लेकर जाएंगे कि ये जी हम जादू की छड़ी से आपको माला माल कर देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ज़ाती तौर पे जो भी हुकूमती इस वक्त इक़दामात हैं उनको, वो पेट्रोल की कीमतें हों, वो किसी तरह से भी बिजली के टैरिफ को बढ़ाना हो या सुई गैस के नर्ख जो है उसमें इजाफ़ा करना हो, IPP किसी तरह भी हुकूमत को उन अवाम को तकलीफ़ देने वाली जो पॉलिसीज़ और फ़ैसले हैं उसमें सपोर्ट नहीं करती। क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस वक्त अवाम जो है उनकी सांसें मुआशी महाज पे पहले उखड़ी हुई हैं और इस तरह के इजाफे करके उनके ऊपर एडिशनल बोझ डाल के आप उनकी जो सांसों की तारें हैं उनको तोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ज़रा ये बताइएगा कि जो आने वाले दिनों में जो निगरां हुकूमत आने वाली है, अभी तक जिसका फैसला नहीं हो सका, कौन निगरां वज़ीर आज़म होगा, कौन क्या होगा, बहरहाल निगरां हुकूमत तो आ रही है, तो क्या ये अपने वक्त पर इलेक्शन जो हैं वो करवा देगी? क्योंकि हमने देखा पंजाब में, KP में भी जो निगरां हुकूमत है, ये जो सेटअप है ये टूल पकड़ गया, एक्सटेंड हो गया, तो अब आगे के हवाले से भी जारी बात है लोग हैरान हैं, परेशान हैं, कैसा हो सकता है। तो अभी कुछ सियासतदान भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे कि फैजुल हसन चौहान साहब ने भी ये फरमाया था कि 2 दिन पहले कि जी 2024 तक इलेक्शन जा सकते हैं। कुछ तज्ज़ियाकारों को भी लग रहा है, लेकिन IPP की स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं हो सकती क्योंकि ये कोई ऐसा हमारी तरफ से कंसेंसस एजेंडा नहीं है कि हम किसी भी ऐसे इलेक्शन को या उस मुहिम को सपोर्ट करें। लेकिन देखना यह है कि हालात क्या है, सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान की जो रीजनल, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है, उसके साथ जुड़ा जो आपका लाए अमल है वो नज़र आएगा जब ये हुकूमत केयर टेकर सेटअप ले आएगी। और उस केयर टेकर सेटअप के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करता है। तो ये सारी हिकमत अमली और उससे जुड़ा जो लाए अमल है
उस वक्त से पहले आप डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं है क्या होने जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये आखिरी 2 हफ्ते के दौरान ऐसे क्या हालात हुए, ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत को पुरानी की बजाय ये जो नई मरदमशुमारी उसके तहत इलेक्शन करवाने की सूझ गई है? कोई अगर अंदर की बात है और यकीनन कोई होगी, अगर आपके इल्म में आई है तो ज़रा शेयर कर दें। देखिए, ये तो एक आईनी ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि जब आपने मरदमशुमारी करा दी, इतने कौम के अरबों रुपए खर्च कर दिए, तो वो फिर आपकी जो फिगर्स हैं वो फ़ाइलों की और कागज़ों की रद्दी की शक्ल में तो अलमारियों की जीनत नहीं बनानी ना। तो ये जब आपने घर घर दस्तक दे के मरदमशुमारी कर ली है, तो अब उसको अगला मरहला है नोटिफाई करने का। CCI जो आपका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जिसमें चारों वफाक की इकाइयाँ मौजूद होती हैं, तो उसके अंदर आपको इन जो मरदमशुमारी के नताइज हैं या फिगर्स हैं उनको डिस्कस करना है। अगर वो काबिल कबूल हो जाते हैं तो वो नोटिफाई हो जाएंगे। तो ये अगर असेंबली चली जाती है तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये सारे आईनी बहाम है जिनका फैसला जो है वक्त ने करना है, हालात ने करना है और सूरत हाल ने करना है। ठीक है डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहब, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले जूनियर स्क्वॉश वर्ल्ड चैंपियन हमजा खान हर पाकिस्तानी की आंख का तारा हैं। वज़ीर आज़म ने उन्हें आज 1 करोड़ रुपए का इनामी चेक पेश किया। हमजा ने जहांगीर और जानशेर खान की यादें ताज़ा कर दी जब स्क्वॉश के कोच में पाकिस्तान का राज हुआ करता था। ऐसी खबरें लहू गरमाती हैं और हमारा सर फख्र से बुलंद कर देती हैं। पाकिस्तान के इन मेमारों की इज्जत हम पर फ़र्ज है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा रवैया ये होता है कि अगर ये जीत गए तो कौन सा हम पर एहसान किया। मैं बात कर रही हूँ एक और वर्ल्ड चैंपियन की जिन्हें पुलिस ने कल रात थाने में बंद करके रुस्वा किया। अंडर 21 स्नूकर चैंपियन एहसन खान लाहौर टाउनशिप की स्नूकर एकेडमी में आलमी मुकाबले की प्रैक्टिस कर रहे थे। ग्रीन टाउन थाने की पुलिस ने रात गए क्लब खुला रखने पर छापा मारा और एहसन को ले जाकर थाने में बंद। एहसन ने जब बताया कि वो वर्ल्ड चैंपियन है तो पुलिस वालों ने पता है क्या जवाब दिया कि कौन सा हम पर एहसान किया है। एहसन का यकीनी तौर पे दिल टूट गया, वो रो पड़े। ज़रा देखिए एहसन ने वीडियो में जो पैगाम शेयर किया है, सुनिएगा ज़रा। सिर्फ एहसन का दिल नहीं टूटा, देखने वाले तमाम नाजरीन का, मेरे समेत, मेरी टीम समेत सबका दिल दुखा होगा ये सुनकर। मेरी पुलिस से दरख्वास्त है कि खुदारा अपने हीरोज़ को पहचानिए। हीरोज़ हैं और आप भी हमारे हीरो हैं, लेकिन कम अज़ कम किसी की बात तो सुने। लाहौर में देर तक स्नूकर क्लब खुला रखने के सिवा क्या और कुछ जुराइम नहीं है? और भी बहुत से जुराइम हो रहे हैं। गैर कानूनी असलाहा आम है, लूट मार, कार मोटरसाइकिल छीनने जाने के कितने वाक़े, तब तो नौबत साइकिल छीनने तक आ गई है। खुदारा अपनी खाना पूरी के चक्कर में ये जो कमजोर है उनको निशाना ना बनाएं। और मैं IG पुलिस और हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त करूंगी कि जरा अपनी टीम की तरबियत पे तवज्जो दें और जो भी कल के वाक़े में मुलविस है उससे पूछा जाए, एहसन को इंसाफ दिलवाया जाए। ये बच्चे हमारा असासा हैं। पहले ही बहुत से अनमोल हीरे इस मुल्क से जा चुके हैं जिनका फायदा अब दुनिया के दूसरे ममालिक उठा रहे हैं। एसेट हमारे हैं, असासा हमारा है, लेकिन फायदा दूसरे उठा रहे हैं। अगर आपके पास इख्तियार है इस्तेमाल करें। अवाम को ये देखें, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, भेड़ बकरियां ना समझें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।